going to learn about, we have a subject called environmental studies, and in this particular subject, in the undergraduate courses, the very first unit is environment and its multidimensional nature, definition, scope and importance, renewable and non-renewable resources, forest resources, water resources, energy resources, mineral resources, food resources, land resources. Okay, moving on. The very first chapter we can say is environment and its multi-dimensional nature. यानी environment क्या है और इसका multi-dimensional यानी किस किस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, कौन कौन से अलग अलग फेस हो सकते हैं इसके, मल्टी डायमेंशंस, अलग अलग डायमेंशंस में हम इसको समझेंगे नेचर में. ठीक है. सो एट अ पर्टिकुलर टाइम इट इज़ मल्टी डायमेंशनल इन नेचर. फर्स्ट वी हैव डेफिनेशन, स्कोप and importance of environment. Then the next topic is about some important definitions of environment are as under, that is like then we have segments of environment. Then the next topic is the layers of atmosphere, then hydrosphere, then lithosphere, then we have biosphere. So like this is a long topic only if you consider the important definitions that are related to the environment. Multidisciplinary nature of environmental studies. Now next is chapter 2. Here we have natural resources. Yeah, natural resources. And in natural resources you have renewable and non-renewable resources. So सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम. ओके, देखिए ये है डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट. यानी सबसे पहले तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन यानी उसकी परिभाषा, कि अगर हम उसको एक्सप्लेन करना चाहें, अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें, अगर हम उसे एक पहचान देना चाहें एनवायरनमेंट को, तो वो क्या होगी. स्कोप यानी आपको कितना पढ़ना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, एंड इम्पॉर्टेंस क्या है एनवायरनमेंट का. ठीक है, उसकी ज़रूरत क्या है. सो एज फॉर as per the Oxford Dictionary, environment is the surroundings or conditions in which a person, animal or plant lives or operate. The word is derived from the French word environ, which means encircle or surrounding. So environment include everything around us, living, biotic and non-living abiotic. So ऑक्सफर्ड डिक्शनरी के अनुसार इन्वायरमेंट सराउंडिंग है या वो कंडीशंस हैं जिसमें कोई इंसान रह रहा है, एनिमल रह रहा है, प्लांट रह रहा है. ठीक है. सो इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड है जो कि इन्वायरन है, जिसका मतलब है इनसर्कल करना, किसी चीज़ को सराउंड करना. तो इन्वायरन वर्ड का मतलब है टू सराउंड समथिंग, टू इनसर्कल समथिंग. ओके. तो इन्वायरमेंट के अंदर हर चीज़ आ जाती है, जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद हैं, either they are living or non-living, and the word for living and non-living is biotic and abiotic. Okay. Now, but this simple definition is not enough to understand the large scope of environment. ये जो सीधी परिभाषा है, सिंपल परिभाषा है, साधा परिभाषा है, ये डिफाइन नहीं कर सकती environment को. क्यों? क्योंकि environment का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है. क्या चीज़, जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठी हुई हूँ, तो मेरे आसपास मैं कहाँ तक देख सकती हूँ कि मेरे आसपास क्या चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे जस्ट आसपास एक पेन है. अगर मैं थोड़ा दूर जाऊँगी तो हो सकता है एक टेबल है ना. अगर मैं थोड़ा और अपने घर से थोड़ा बाहर चली जाऊँ तो वहाँ पे पेड़ है. ठीक है. और थोड़ा अगर मैं दूर चली जाऊँ तो फिर मेरे शहर का रेलवे स्टेशन है. मैं और दूर चली जाऊँ तो हो सकता है भाई मैं किसी और दूसरे बड़े स्टेट के पास, मतलब तो कहाँ तक मेरे इन्वायरमेंट का स्कोप है, ये समझना भी ज़रूरी है कि कितना डिस्टेंस तक के चीज़ों को हम इन्वायरमेंट के अंदर कंसिडर कर रहे हैं ना. और दूसरी चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि मेरे आसपास तो बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं सांस ले रही हूँ तो इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स जा रहे होंगे, है ना, मेरी बॉडी में. और बहुत सारे माइक्रोब्स के अलावा बहुत सारे नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, उनका एक्सचेंज चल रहा होगा, है ना. तो क्या क्या चीज़ मेरे एनवायरनमेंट में आ रही है और कौन सी चीज़ मेरे एनवायरनमेंट में नहीं आ रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है.
तो सिंपल डेफिनेशन से आप एनवायरनमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते एबायोटिक और बायोटिक वाली से। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है। दिस नीड्स टू बी इनलार्ज टू इंक्लूड दैट देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड सराउंडिंग। तो ये जो डेफिनेशन है इसको हमें बड़ा करने की ज़रूरत है, इसको हमें जूम करने की ज़रूरत है, इसको हमें इनलार्ज करने की ज़रूरत है, ताकि हम ये समझ सकें कि ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग के बीच में इंटरैक्शन कैसा है। क्यों? क्योंकि इंटरैक्शन होता है और हमें इस इंटरैक्शन को समझ के इस डेफिनेशन को बड़ा करना है। ठीक है, तो it is interaction between living beings, plants and animals and its environment that includes physical non-living components like ocean or land or mountain। तो होता क्या है, जैसे कौन से इंटरेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी कोई लिविंग बीइंग, जब भी कोई बायोटिक ऑब्जेक्ट, बायोटिक थिंग जब किसी एबायोटिक कंपोनेंट के या अपने आसपास मौजूद फिजिकल कंपोनेंट के टच में आता है, तो वो जो इंटरेक्शंस डेवलप होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कोई प्लांट है, एनिमल है, वो अपने एनवायरनमेंट के फिजिकल कंपोनेंट से, फिजिकल नॉन लिविंग कंपोनेंट से डील कर रहा है, उनके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, जैसे कि ओशन हो गया, लैंड हो गया, माउंटेन हो गया। तो इन इंटरैक्शंस को हम कहेंगे दैट दीज आर व्हाट environmental, these are important to environmental studies। Now यहाँ पे एक डायग्राम है in which they are showing concept of environment। What is the concept of environment? Okay, environment का concept आता कहाँ से है और ये है क्या? So air, water, land, living organisms and material surrounding us and their interactions together constitute environment। So environment है क्या? इसकी बड़ी सीधी सीधी अगर आप परिभाषा या फिर अपने दिमाग में एक रोड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, एक रोड मैप ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि सेंटर में ह्यूमंस, उनके आसपास रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिर ह्यूमंस और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन सॉइल के साथ, वाटर के साथ, एयर के साथ, मटेरियल के साथ। ठीक है, अब मटेरियल का इंटरेक्शन एयर के साथ, एयर का इंटरेक्शन मटेरियल के साथ, मटेरियल का इंटरेक्शन सॉइल के साथ, सॉइल का इंटरेक्शन मटेरियल के साथ, इसी तरीके से वाटर के साथ मटेरियल का इंटरेक्शन हो रहा है वाटर के साथ, वाटर एयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सॉइल एयर के साथ इंटरेक्ट कर रही है, एयर सॉइल के साथ इंटरेक्ट कर रही है। सो ये जो इंटर रिलेटेड इंटरेक्शंस हैं, इनको समझना ज़रूरी है और कंसीडर करना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू स्टडी एनवायरनमेंट। Okay, moving on. It also includes interaction among living beings. It is thus a multi-directional system of interaction, and the system is made up of living organisms and non-living physical components like air, water, and land of our planet Earth, and its associated living physical components like air, water, and land of our planet Earth, and its associated features like weather, waves, and tides. When we consider environment as a system concept, we must be clear that a system is made up of components which can be separately identified and studied. However, they are connected and these connections are repeated in time and space। ठीक है, सो सीधी सीधी बात है कि इंटरेक्शंस ह्यूमन बीइंग्स के बीच में होते हैं और लिविंग बीइंग्स के बीच में होते हैं। तो एक मल्टी डायरेक्शनल सिस्टम है इंटरेक्शंस का, और ये जो सिस्टम है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं इसके अंदर, नॉन लिविंग फिजिकल कंपोनेंट्स भी आते हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, अर्थ का एयर, वाटर, लैंड, ये सब जो है हम इससे इंटरैक्ट कर रहे हैं। मेरे आसपास अगर एक डॉग है तो वो भी इनसे इंटरैक्ट कर रहा है। तो ये इंटरैक्शंस एक डायरेक्शन में नहीं हो रहे हैं कि वो डॉग सिर्फ उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, पानी के साथ या हवा के साथ या लैंड के साथ, वो लैंड भी इंटरैक्ट करेगा इन रिटर्न, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ मल्टी डायरेक्शनल सिस्टम। सो ये जो इंटरैक्शंस हैं यही पूरी स्टडी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, और एक और चीज़
कि जैसे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, एसोसिएटेड फीचर्स हैं। जैसे अर्थ के अंदर 3 चीज़ें हम लेकर के चल रहे हैं, एयर, वाटर, लैंड। अब वाटर को अगर आप ले लो तो उसमें टाइड्स होती हैं, है ना, वो उसका फीचर है, वो उसका फेनोमेनन है। अब वो टाइड किसी को, किसी ह्यूमन बीइंग को या किसी एनिमल को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से इफेक्ट करेगी, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से वेव्स होती हैं, वेव्स किस तरीके से उसे इफेक्ट करेंगी। इसी तरीके से वेदर है, वेदर आपका रोज बदल जाता है, कल ठंड थी आज ठंड नहीं है, आज गर्मी है। तो ये जो वेदर चेंजिंग हो रही है ये ह्यूमन बींग्स को और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे इफेक्ट कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप एनवायरनमेंट को कंसिडर करेंगे एज अ सिस्टम कॉन्सेप्ट, यानी कि आप उसे एक कॉन्सेप्चुअल थिंग मान के चल रहे हैं और वो एक सिस्टम बनाती है, वो एक स्टेप बाय स्टेप फेनोमेनन जनरेट करती है, तो इन्वायरमेंट को अगर आप समझना चाह रहे हैं तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं और कंपोनेंट्स को सेपरेटली भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा वो इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, वो कनेक्टेड भी होते हैं और ये कनेक्शंस रिपीट होते रहते हैं इन टाइम एंड स्पेस। सो सिस्टम क्या होता है बेसिकली, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपका जो सीलिंग फैन है, ठीक है, उसका सिस्टम समझाइए। तो सिस्टम का मतलब होता है आप सबसे पहले उसके पार्ट्स को अलग करेंगे कि ये इसका भाई ये इसके ब्लेड्स हैं और ये इसका सेंट्रल पोर्शन है, यहाँ पर इसके ये कंपोनेंट्स हैं। एंड फिर आप एक एक कंपोनेंट का फंक्शन समझाएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि ये जो पार्ट है ये इस चीज़ का बना हुआ है एंड ये वर्क परफॉर्म करता है इन द सीलिंग फैन। इसी तरीके से आप कहेंगे कि जो ब्लेड्स हैं वो हवा को रोटेट करने में मदद करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ब्लेड्स का क्या काम है, ब्लेड्स किस चीज़ के होने चाहिए, तो आपको हर पार्ट को अलग अलग स्टडी करना होगा। जब आप हर पार्ट को अलग अलग स्टडी कर लेंगे तो फिर उसके बाद में आप उनको जोड़कर स्टडी करेंगे कि जब सीलिंग फैन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो उसकी वजह से ये पार्ट में मूवमेंट आती है, ये पार्ट जो है वो उसको एकदम से क्या कहते हैं उसको पिकअप देता है एंड उसके बाद में जो सीलिंग फैन है वो मूव करना शुरू करता है। तो अब आप इसका इंटरकनेक्टेडनेस समझने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आपको हर कंपोनेंट को अलग अलग स्टडी करना होगा एंड फिर उसके बाद में उनके कनेक्शंस को समझना होगा। इट इज़ दैट सिंपल। ओके, let's move on to the next topic. Now we have the second topic here. Some important definitions of environment are as under. कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन्वायरमेंट की हम पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। ओके, अ पर्सन's environment consists of the sum total of the stimulation which he receives from his conception until his death. Okay, it is a statement. Okay, it is a statement. And how are you going to conclude this? So it can be concluded from the above definition that environment comprises various types of forces such as physical, intellectual, economic, political, cultural, social, moral and emotional. Okay, तो यानी कि सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। एक इंसान का इन्वायरमेंट उन सभी स्टिमुलेशंस का, स्टिमुलेशन क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस इज समथिंग दैट मेक्स एन एक्शन दैट मेक्स समथिंग टू रिएक्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मुझे मारा देन दैट इज एन स्टिमुलस फॉर मी, ठीक है। अगर किसी ने मुझे चांटा मारा सो दैट इज एन स्टिमुलस फॉर मी, वो मुझे, अब मैं इस पर रिएक्ट करूंगी, ठीक है, या तो मैं इसमें स्माइल करूंगी और या फिर मैं उसको रिटर्न में एक और चांटा दूंगी। दोनों ही तरीके से आई एम रिएक्टिंग ऑन अ स्टिमुलस। अगर वो थप्पड़ मुझे नहीं पड़ता सो आई विल नॉट रिएक्ट, ठीक है। तो एक पर्सन का इन्वायरमेंट उन सभी स्टिमुलसेस का, उन सभी स्टिमुलेशंस का सम टोटल होता है, उन सभी का टोटल होता है जो वो अपने कंसेप्शन से रिसीव करता है अंटिल हिज डेथ। यानी जब तक मैं मर नहीं जा रही हूँ, जब तक मेरी डेथ नहीं हो जा रही है, जब तक मैं जो कुछ कंसीव कर रही हूँ, जो कुछ मैं स्टिमुलस के तौर पे रिसीव कर रही हूँ, दैट इज माय एनवायरनमेंट। ओके, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कंसेप्शन क्या है। कंसेप्शन क्या है, ये वर्ड हमें समझ में नहीं आया। सो कंसेप्शन का मतलब ये है कि मैंने किसी चीज़ को एज अ
मतलब मैंने उसे अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से उसको कंक्लूड किया, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जो है समवन इज सेइंग हाय, ओके, समवन इज सेइंग हाय, और वो मुझे नहीं बल्कि मेरे पीछे जो मतलब कोई खड़ा है इंसान, उसको हाय कर रहा था, बट मुझे ऐसा लगा दैट इट वॉज फॉर मी, ठीक है। सो मैंने, मेरी बॉडी ने ऐसा रिसीव किया, मेरे माइंड ने ऐसा रिसीव किया दैट दैट पर्टिकुलर ग्रीटिंग इज फॉर मी एंड दैट्स व्हाई आई रिस्पॉन्डेड टू इट, ठीक है। सो दैट बिकेम अ स्टिमुलस फॉर मी, बट दैट इज नॉट अ स्टिमुलस फॉर मी, दैट इज नॉट फॉर मी, दैट ग्रीटिंग इज नॉट फॉर मी, दैट इज फॉर समवन एल्स। सो अब ये जो स्टिमुलेशन है, ठीक है, इससे सबसे पहले मुझे ग्रीटिंग वाला स्टिमुलस मैंने रिसीव किया, उसको मैंने ग्रीटिंग के तौर पे कंसीव किया, उसको मैंने कंक्लूड किया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मुझे पता चला दैट द ग्रीटिंग इज नॉट फॉर मी, इट वॉज फॉर समवन एल्स, उसके बाद में देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ guilt that it was for someone else. So now this stimulus, which is coming in a very positive manner, it suddenly became in a very it suddenly gave me a negative energy that you know, I started feeling like I have received it wrongly. So every stimulation that you received in your whole life, either it is physical, someone hits you, someone kicks you, someone do something physical, okay, किसी ने आपके पैर छुए, that is physical, किसी ने आपको आप खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में, that is physical. Now next stimulus is intellectual. What kind of stimulus here we can include? Like you are studying something, जैसे आज आपने कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ा, सो दैट इज एन स्टिमुलस फॉर योर माइंड। आप उस पर सोचना शुरू कर दोगे, तो वो जो थॉट है वो आपको सोचने में मजबूर कर रहा है, वो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है, वो आपको सोचने में मजबूर कर रहा है। तो ये एक इंटेलेक्चुअल हो गया ना, कि आपको कोई थॉट मिला और आप उस पर सोच रहे हो, सो दैट इज अ स्टिमुलस फॉर यू। इकोनॉमिक स्टिमुलस भी हमें मिलते हैं फ्रॉम आवर सराउंडिंग, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। पॉलिटिकल स्टिमुलस हमें मिलते हैं, ठीक है, पॉलिटिकली भी हम किसी न किसी तरीके से स्टिमुलेट होते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट आता है तो हम उसको कंक्लूड करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू अस, हम उस पर अपना रिएक्शन देना चाहते हैं। जिस भी चीज़ पे आप रिएक्शन दे रहे हो या देना चाहते हो, या आपका दिमाग आपको रिएक्शन देने में मजबूर करे, दैट इज अ स्टिमुलस। सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी चीज़, ठीक है, आपको रिएक्शन देने पे मजबूर कर रही है, दैट इज योर स्टिमुलस। एंड स्टिमुलस कैन बी ऑफ मेनी काइंड्स, लाइक फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, मोरल, इमोशनल। अगर इतने तरीके के स्टिमुलस हो सकते हैं तो ऑब्वियसली इनका रिएक्शन भी अलग अलग होगा। और ये सभी स्टिमुलसेस का सम टोटल, यानी सभी को मिला लीजिए, ठीक है। बिल्कुल आप सोचिए ज़रा कि कितने सारे स्टिमुलसेस को मिलाना होगा। एक ज़रा इसको आप दिमाग में सोच करके देखिए, इतने सारे स्टिमुलसेस को जब आप मिला लेते हैं, then that gives you your environment. Okay, so environment is the sum total of all the external forces, influences and conditions which affect the life, nature, behavior and the growth, development and maturation of living being. Okay, so अगर जैसे हम सपोज करते हैं, if a living organism, मान लीजिए आपके घर में एक डॉग है, ठीक है, आप उसको बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत प्यार से पालते हैं, ठीक है, आप उसने देखा ही नहीं कि किस तरीके से बाहर के इन्वायरमेंट में रहा जाता है, ठीक। तो ये जो सभी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, यानी ये जो सभी इन्फ्लुएंसेस हैं, ये उसकी लाइफ को चेंज कर देंगे। ये उसकी लाइफ को एक वाइल्ड डॉग से एक बहुत ही पेट डॉग बना देंगे, और वो नहीं जानता दैट हाउ द वाइल्ड लाइफ गोज, हाउ टू लिव इन जंगल, है ना। वहीं पर अगर कोई जंगल में रहने वाला जानवर है तो उसको वहाँ के स्टिमुलस ने इतना ज़्यादा इफेक्ट कर दिया है कि वो नहीं जानता हाउ टू लिव इन अ फैमिली, हाउ टू लिव अमंग ह्यूमन बींग्स, है ना। सो ये जो डिफरेंस है ये आता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, फ्रॉम द सराउंडिंग, फ्रॉम द बैकग्राउंड इन विच यू आर, ठीक है। और ये आपके बिहेवियर को, या आपके ग्रोथ को, या आपके डेवलपमेंट को, मैच्योरेशन को, हर चीज़ को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो जो भी चीज़ आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, दैट इज इन योर इन्वायरमेंट, ईदर इट इज in a very direct manner or in a very indirect manner. Like for direct we can say physical, and for indirect everything coming in the form of society, culture,
and economic and political, everything like this is a very indirect manner it is coming, but it is a part of your environment. Now here we have something like living organisms. Boring. The term environment is used to describe in the aggregate all the external forces, influences, and conditions which affect the life, nature, behavior, and the growth, development, and maturity of living organisms. So environment जो term है उसको हम use करते हैं as an aggregate, यानी as a sum total, as a sum, as a total of every single external force that is coming up in your way, every single influence and condition which is affecting your life and nature and the behavior and development of maturity of living organisms. Development and maturity. So this is a definition that was given by Douglas and Holland. So you must remember it. Now the next thing is segments of environment. What are the different segments? What are the different parts of your environment? So the environment consists of 4 segments of the earth, namely atmosphere, hydrosphere, and lithosphere, and biosphere. So first we have to study the atmosphere. An atmosphere is the layer of gases surrounding a planet or other celestial body. We live at the bottom of an invisible ocean called the atmosphere, a layer of gases surrounding our planet. Okay, so atmosphere क्या है? Atmosphere gases की एक लेयर है, ठीक है, एक परत है जो कि किसी भी प्लैनेट या किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड होती है, और हम ऐसी हवा इनविजिबल ओशन के यानी हवाओं के समुद्र के